जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे समास। देखिए, समास में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और हम लोग समास को ऐसे देखेंगे कि देखते ही देखते पहचान लगे कि यह अव्यय भाव समास है, यह तत्पुरुष समास है, तो यह द्वंद्व समास है, तो द्विगु है, तो तत्पुरुष समास है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं समास। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, समास जो होता है शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, और संधि जो होती थी वर्णों का मेल होती थी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना, यानी कि छोटा करके लिखना, संक्षेपीकरण, ठीक है, संक्षेप में लिखना, ठीक। आगे देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द, ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। समास के दो पद होते हैं। समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन सा? पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं, यानी कि जो बाद में होता है। देखिए, पूर्व प इसमें आया, प इसमें आया है, यानी पूर्व पद को पहला पद कहेंगे और उत्तर पद को दूसरा। देखिए उदाहरण समझते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ। देखिए, नीलकंठ में नील क्या है? पहला पद है, यानी पूर्व पद है, और कंठ दूसरा पद है। क्या है? दूसरा पद है, यानी कि उत्तर पद है। देखिए कंठ में नील जुड़ गया है, नीलकंठ, यानी कि कंठ कैसा है? कंठ कैसा है? नीला है। नीलकंठ मतलब कि नीला कंठ, यानी कि नीला है कंठ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ लिए होंगे पूर्व पद, उत्तर पद। आगे देखते हैं प्रधान पद और प्रधान पद। देखिए, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में एक प्रधान पद होगा, एक अप्रधान पद होता है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। प्रधान पद, जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है। देखिए, क्या मुख्य बल पड़ता हो, यानी कि ज़्यादा बल पड़ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रधान पद कहेंगे। देखते हैं अप्रधान या गौण पद, जिस पद पर अर्थ का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। देखिए, कितना बहुत कम पड़ता है, उसे गौण पद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखिए उदाहरण से भी देख लेते हैं। यथाशक्ति, विग्रह करते हैं, समास विग्रह इसका। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। हम लोग का यथाशक्ति का समास विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो देखिए, शक्ति और यथा दो शब्द है इसमें, शक्ति में यथा जुड़ा हुआ है, तो यथा हम लोग का प्रधान पद होगा। कौन सा होगा? प्रधान पद। और शक्ति गौण पद होगी, यानी कि अप्रधान होगी। कैसे? यथाशक्ति, यानी कि शक्ति में यथा शब्द जुड़ने से इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, यानी कि शक्ति के अनुसार, यानी कि शक्ति पर यथा बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, तो ये हम लोग का प्रधान पद हो जाएगा। कौन सा? प्रधान पद। और ये अप्रधान पद, यानी कि गौण पद। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के भेद, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रधानता के आधार शब्द के भेद। आइए देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये प्रधानता के आधार पे होते हैं। देखते हैं इसमें कौन प्रधान होता है। पूछता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है।
तो कौन सा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि ये पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। देखते हैं तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखते हैं 4 नंबर बहुब्रीहि समास में। देखिए, बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है यानी कोई तीसरा पद प्रधान। तो क्या लिख देते हैं? तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद प्रधान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। प्रधानता के आधार पर 4 होते थे और चारों को हमने देख लिया कि कौन कौन से हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से 2 समास निकले हुए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो यह तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता था, तो ये निकले हुए हैं, तो इसमें भी कौन दोनों में उत्तर पद ही प्रधान होगा। तो लिख देते हैं हम लोग कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। ठीक है, तो अब हम लोग का कितने हो गए? 2 निकल गए इसमें से, तो 6 हो गए। तो पूछे समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रधानता के आधार पे तो हम लोग के 4 होते थे, और कुल हो जाए, कुल कितने हो गए हम लोग का मिलाकर? 6 हो गए। तो समास के मुख्य भेद पूछे तो 6 बताएंगे। कितने? 6। 4 और 2 6। ठीक है, और या समास के भेद भी पूछे कि समास के भेद कितने होते हैं, तो कितना बताएंगे? 6। और समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो 6। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब प्रधानता के आधार पर पूछे तब 4 होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखते हैं क्या परिभाषा है इसकी। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो। देखिए, दोनों पद प्रधान हो, यहाँ भी लिखा था, यानी कि दोनों पद प्रधान होगा तो हम लोग का कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, यानी कि दोनों पद प्रधान, तो हम लोग का द्वंद्व समास होगा। और देखिए और क्या कहता है? तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, यानी कि जब हम लोग विग्रह करेंगे तो और अथवा या एवं लगेगा उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए देखते हैं। देखिए, माता पिता। माता पिता, माता पिता में और विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? और आएगा, और माता और पिता आएगा। और देखिए दोनों दोनों पद प्रधान है कि नहीं? देखिए, माता भी और पिता भी, माता और पिता दोनों ही पद यहाँ प्रधान है। उसी तरफ दिन और रात, दिन और रात भी दोनों पद प्रधान है, तो हम लोग का द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो इसी तरफ देखिए ऊंच नीच, ठंडा गरम, अपना पराया, दाल भात, देवासु, इन सभी में दोनों पद प्रधान है और हम लोग का द्वंद्व समास है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए देखते हैं, इसका विग्रह कर देते हैं। बोल रहा है ना कि विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगा होना चाहिए, तो विग्रह करते हैं। तब माता पिता, माता पिता का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। देखिए करते हैं, माता और पिता। ठीक है, इसी तरफ दिन रात का करते हैं, तो दिन और रात, दिन और रात। ठीक है, उसी तरह ऊंच नीच का विग्रह करते हैं, तो ऊंच या नीच होगा, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच।
ऊंच या नीच। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ या रहेगा, ऊंच नीच में ऊंच या नीच होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं ठंडा गर्म को। ठंडा गर्म का विग्रह करते हैं, तो ठंडा या गर्म क्या हो जाएगा, ठंडा या गर्म होगा, या गर्म होगा। अपना पराया का, अपना और पराया, अपना और पराया। उसी तरह दाल भात का, दाल भात का, दाल और भात, दाल और भात, दाल और भात, ठीक है। तो दाल और भात का विग्रह करेंगे तो दाल और भात होगा, ठीक है। उसी तरह देवासुर, देवासुर का विग्रह करते हैं तो देव और असुर होता है, देव और असुर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, देव और असुर। देखिए विग्रह करने पर और अथवा या आना चाहिए, तो विग्रह हमने किया है तो क्या आ रहा है, और माता और पिता, और आ रहा है, और आ रहा है, यहाँ भी और आया है, यहाँ या आया है, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच, ठीक है। यहाँ भी या आया है जब विग्रह किए हैं तो, और यहाँ और आया है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ द्वंद्व समास को सीख लिए होंगे और पहचान भी लेंगे। आइए ट्रिक द्वारा इसे पहचानते हैं, ट्रिक याद रखते हैं ताकि हम लोग तुरंत क्वेश्चन अपना बना लें एग्जाम में। देखिए दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा, ठीक है, दोनों पद के बीच योजक चिन्ह होगा। देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, यानी कि एक ट्रिक हम लोगों का काम कर रहा है कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होगा। देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह है और यहाँ भी योजक चिन्ह है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे नहीं है तो एक आधा ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसे हम लोग को तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ेंगे तो तुरंत बता देंगे। देवासुर में देव और असुर, देव और असुर, देव और असुर, दोनों पद प्रधान है यहाँ पे, देव और असुर। जैसे दोनों पद प्रधान कह रहा है तो दोनों पद यहाँ प्रधान हो गए ना, देव और असुर, और योजक और बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, अपना क्वेश्चन बना भी लेंगे। और एक ट्रिक क्या था, विलोम शब्द, योजक चिन्ह और विलोम शब्द। विलोम शब्द देखिए माता पिता, माता का पिता विलोम शब्द होता है, दिन रात का विलोम शब्द, ऊंच नीच का। उसी को देव और असुर विलोम शब्द, दाल भात, अपना पराया, ठंडा गर्म विलोम शब्द है कि नहीं, सभी विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। और उनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है और तुरंत हम लोग पहचान जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। और ये सबसे आसान होता है, इसको पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि योजक चिन्ह लगा होता है और एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, और तुरंत हम लोग अपना क्वेश्चन बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं। देखिए यहाँ दोनों है, दो द, दोनों पद का है, तो दो थे, द भी है, तो दोनों पद है, दोनों पद इसी में प्रधान होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसे भी समझ रहे होंगे, ऐसे याद रखने के। और हम लोग ये समझ ही लिए हैं इसको पहचानना। तो उम्मीद करता हूँ अब अपना द्वंद्व समास से आने वाले क्वेश्चन को बना लेंगे आसानी से, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर द्विगु समास और तीसरा नंबर देखें बहुव्रीहि समास को। देखते हैं द्विगु समास को। इस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। यानी कि पूछे कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। देखिए चौराहा, चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। देखिए और देखिए संख्यावाचक है, सभी में संख्या आएगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें संख्या नहीं आएगी, ठीक है। देखिए चौराहा में 4, त्रिलोक में 3, सप्त सिंधु में 7, तिरंगा में 3, दोपहर में 2, दशानन में 10, चतुरानन में 4, त्रिलोचन में 3, सप्ताह में 7, नवरात्र में 9, यानी कि सभी में संख्या ही है। और जी ही संख्या दिखे ते ही मारेंगे द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास है, यही संख्या दिखे द्विगु समास, ठीक है। आइए देखते हैं चौराहा। चौराहा का जब समास विग्रह करेंगे चौराहा का तो क्या होगा, चार राहों का समूह, ठीक है, चार राहों का समूह। देखिए इसी तरह त्रिलोक का विग्रह करेंगे, 3 लोकों का समूह। सप्त सिंधु का विग्रह करेंगे क्या होगा, 7 सिंधुओं का समूह। तिरंगा में 3 रंगों का समूह। देखिए दोपहर का विग्रह करेंगे, 2 पहरों का
दोपहरों का समूह। ठीक है, तो ऐसे समास विग्रह किया जाता है। ठीक है, और एक बात और देख लेते हैं। देखिए दशानन क्या है? दशानन। दशानन, दस है आनंद जिसके, कौन? रावण। और यहाँ भी है दशानन, ध्यान दीजिए, दशानन, दस है आनंद जिसके। यह दशानन क्या है? बहुब्रीहि भी है और द्विगु भी समास है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुब्रीहि समास, यहाँ हम लोग को बहुलता किसे देंगे? बहुब्रीहि समास को देंगे। अगर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों ही ऑप्शन में रहे तो हम लोग कौन सा मारेंगे? बहुब्रीहि समास को देंगे। देखिए बहुत लिखा है, यानी कि बहुलता हम लोग किसे देंगे ना? बहुब्रीहि समास को बहुलता देनी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। देखिए और इसी तरह देखिए नीलकंठ दिया है, नीलकंठ दिया हुआ है ना, नीलकंठ में ये कर्मधारय समास में भी जाता है, क्योंकि विशेषण विशेष से हो जाता है और ये विशेषता बताता है कंठ नीला, कंठ की नीला रंग। ठीक है, तो ये कर्मधारय भी हो जाता है, लेकिन कर्मधारय भी दिया रहेगा और बहुब्रीहि भी दिया रहेगा, तो हम लोग बहुब्रीहि को लगाएंगे ट्रिक। इस बात को ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ भी लिए होंगे। दशानन, चतुरानन, चतुरानन मतलब चार है आनंद जिसके, चतुरानन, चार है आनंद जिसके, और ये बहुब्रीहि भी है। ठीक है, तुरंत पूछेगा बहुब्रीहि क्यों है? चार है आनंद जिसके, चार आनंद किसके हैं? यानी कि ब्रह्मा जी के। चार आनंद मतलब मुख होता है, उनके चार मुख हैं, तो तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है तो हम लोग का बहुब्रीहि हो जाता है, तो यहाँ बहुब्रीहि भी हो जाएगा। देखिए यहाँ चतुर्भुज है, यानी कि संख्या भी यहाँ आई है, और चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाएं किसकी है? विष्णु जी की चार भुजाएं हैं, तो ये दोनों पे हैं, दोनों है, तो मारना है क्या है हम लोगों का? बहुब्रीहि समास को। अगर नहीं रहे तो द्विगु समास तो हम लोगों का है यही है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास को, देख लेते हैं पहले ट्रिक देख लेते हैं द्विगु समास। देखिए पहला ट्रिक क्या है हम लोग का? ग ग ग मतलब गणना करना, गणना करना। यहीं ग दिखेगा और गणना आएगा, ओ गणना हो रही है, द्विगु समास। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए ट्रिक क्या है, समास में, इस समास में पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक होता है, मतलब कुल छोड़ छाड़ के समझिए कि मतलब संख्या यही दिखे तही द्विगु समास। उम्मीद करता हूँ समझ लियो। देखिए तथा समूह में तथा समूह का बोध होता है, समूह का बोध तो हो ही रहा है ना। देखिए चौराहा यानी चार, चार राहों का समूह तो हो रहा है ना समूह का बोध। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह यहाँ भी हो रहा है। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, तो समूह का बोध हो रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे और अपना क्वेश्चन बना भी लेंगे। और ये सबसे आसान होता है पहचानना, सबसे आसान, यही संख्या दिखे तही द्विगु समास। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा विशेष तौर से। दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब इनमें कोई प्रधान नहीं होता है और तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए जहाँ दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर, यानी कि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करें, दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर इशारा करेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। देखिए क्यों तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए नीलकंठ, नीलकंठ दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन को देखते हैं, दस है आनंद जिसके, कौन? रावण, रावण की ओर इशारा कर रहा है पूरा श्लोक। देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन? शंकर भगवान, शंकर भगवान की ओर इशारा कर रहा है। दोनों पद को यहाँ छोड़ दिया जा रहा है, नील और कंठ, कंठ जो है इसको भी छोड़ दे रहा है, और उसकी विशेषता बताइए कि नीला है, तो पहला दूसरा दोनों है, पहला पद है या दूसरा पद है, दोनों पद को छोड़कर तीसरे पद की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए इसका समास विग्रह कर लेते हैं। दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके, दस हैं दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, रावण, किसके हैं? दस आनंद रावण के। ठीक है, देखिए पूछे कि दशानन का समास विग्रह क्या होगा, तो क्या होगा? दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, किसका दस आनंद? आनंद मतलब सिर, आनंद मतलब सिर, तो किसका 10 सिर है? रावण का है, तो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ लिया। आइए नीलकंठ का समास विग्रह करते हैं। देखिए नीला है कंठ जिसका,
नीला है कंठ जिसका, किसका है? शंकर भगवान का, यानी कि शंकर, शंकर। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका है, उदर जिसका, उदर जिसका, किसका है? गणेश जी का है ना, गणेश, गणेश। लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट, पेट जिसका लंबा है तो किसका होता है? गणेश जी का है, गणेश जी का। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे और समास विग्रह भी कर लेंगे। देखिए, एक देखिए, ध्यान दे दीजिए, उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा। गिरधर, चतुर्भुज, नीलकंठ, त्रिनेत्र, चंद्रपाणी, पीताम्बर, पंकज, विषधर, महावीर, प्रधानमंत्री, पंचाली, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखिए, द्विगु समास और द्वंद्व, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास हम लोगों ने सीख लिया। इसमें यही संख्या दिखेगी, संख्यावाचक शब्द मिलेगा तो द्विगु लगा देंगे। बहुब्रीहि समास, देखिए इसमें देखिए ट्रिक क्या था इसका, तो अधिकतर देवी देवताओं के नाम, यानी कि सभी देवी देवताओं का ही नाम है। देखिए यहाँ शंकर, रावण का, शंकर जी का, गणेश जी का, गिरिधर कौन धारण, गई कौन धारण किया है, यानी कि कृष्ण भगवान, चतुर्भुज, चार भुजा किसकी है? चार भुजा की विष्णु भगवान, नीलकंठ शंकर भगवान, यानी कि देवी देवताओं के ही नाम रहते हैं अधिकतर, देख लीजिए। तो हम लोग यही देवी देवता के नाम आएंगे, ओ देवी देवता का नाम आ गया, तुरंत बनाएंगे बहुब्रीहि समास। और देखिए, और दूसरा क्या कहा है? तीसरे, यहाँ देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी ये अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द। देखिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, और एक शब्द में क्या कहेंगे? दशानन या रावण, तो क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं और देवी देवताओं के नाम होते हैं। उम्मीद करता हूँ ट्रिक को समझ लिए होंगे और तुरंत अपना क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों को ध्यान दीजिएगा और दोनों ही बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और अपना क्वेश्चन बना भी लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर, कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, उत्तर पद प्रधान होता है। पूछिए कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, देखिए, विशेषण विशेष, पहले समझ लेते हैं विशेषण विशेष क्या होता है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। विशेषण मतलब जिससे उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है वो विशेषण होता है। मतलब कि जैसे काली गाय, काली गाय मतलब गाय की विशेषता हो गई ना, कि गाय कैसी है कि वह काली है, तो वो क्या हो जाएगा? वह विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष, विशेषण और विशेष, ध्यान दीजिएगा। उपमेय उपमान, देखिए उपमेय उपमान क्या होता है? उपमेय, उपमेय का मतलब, यहाँ देखिए, उपमेय, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। देखिए, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक, यानी कि नयन, 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 यानी कि आँख की विशेषता बताई जा रही है यहाँ की, कि यह कमल के समान है, कमल के समान है। देखिए, ये हम नयन हम लोग का क्या हो जाएगा? नयन विशिष्ट हो जाएगा और विशेषण क्या होगा? कमल, कमल क्या हो जाएगा? यहाँ विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कमल, नयन की विशेषता बताई जा रही है कमल से। ठीक है, देखिए यहाँ उपमेय, उपमेय, उपमेय कौन सा है? नयन, नयन उपमेय है और उपमान क्या है? कमल है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जो
कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है, या नीला सा है जो कंठ, मतलब नीला नीलकंठ, यानी कि यहाँ कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है, तो नीला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। यानी कि जहाँ भी किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है वह सीधे मानेंगे कि वह कर्मधारय समास है, ठीक है। देखते हैं महादेव, महादेव मतलब कि देवता की विशेषता बताएंगे कि वो देव कैसा है, महान है, यानी कि महान है जो देव, तो उसे महादेव कहा गया है। या महादेव किसे कहा जाता है, महावीर जी को। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा इसमें, बहुब्रीहि, क्योंकि महान है जो देव, मतलब कौन, बजरंगबली, यानी कि महावीर जी को कहा जाता है, नहीं शंकर भगवान को, सॉरी, महादेव, महान, यानी कि महान है जो देव, कौन, यानी कि शंकर भगवान, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है, यहाँ बहुब्रीहि भी समास है, लेकिन बहुब्रीहि नहीं मिलता है तो वहाँ हम लोग का कर्मधारय समास होगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। देखिए नील गाय, नील गाय, यहाँ गाय, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीली है। देखिए अधपका, अधपका कैसा है, मतलब आधा है पका, यानी कि यहाँ भी विशेषता बताई। लाल मणि, मणि, मणि की विशेषता बताई जा रही है कि वह लाल है। देखिए महावीर, महावीर का मतलब कि वीर की विशेषता बताई जा रही है कि वह महान है वीर, यानी कि बजरंगबली। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तीसरा पद आ जा रहा है ना, महावीर मतलब महान है जो वीर, उस कौन है, बजरंगबली, यानी महावीर जी। तो यहाँ बहुब्रीहि समास भी होगा, तो इसी बात को ध्यान दीजिएगा। कनक लता, कनक के समान लता, लता की विशेषता बताई जाएगी, यानी कि साधारण भाषा में जहाँ विशेषता बताई जाएगी वहाँ हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। उम्मीद करता हूँ कर्मधारय समास सीख लिए होंगे। आइए एक बार ट्रिक से सीख लेते हैं इसको, ताकि हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। शब्द में दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। देखिए शब्द में दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। देखिए पहला पद दूसरा पद, यानी कि दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है दूसरे शब्द की, ठीक है। तो मतलब कि ये पहला हो जाएगा हम लोग का और ये दूसरा हो जाएगा, तो यानी कि पहले की विशेषता बताई जाएगी। जहाँ विशेषता बताई जाएगी तुरंत पकड़ लेंगे, ओ ये तो कर्मधारय समास है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। देखिए पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए और प्रधान होना चाहिए, यानी कि पहला पद, यानी कि कहे कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा होता है, पहला पद प्रधान होता है। देखिए पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और पहला पद अव्यय होता है। अव्यय, अव्यय समझ लेते हैं, अव्यय किसे, अव्यय मतलब जो अव्यय उसे कहते हैं जो परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि लिंग वचन और कारक के, लिंग वचन कारक के प्रभाव पड़ने से वो किसी तरह बदलता नहीं है, मतलब अपना ही रूप धारण किए रहता है, तो उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। जैसे जैसे हो गया यथा, प्रति, ये क्या है, ये अव्यय शब्द है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे आइए उदाहरण से समझते हैं। परिभाषा तो हम लोग समझ लिए हैं, अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए प्रतिदिन, देखिए इसको तोड़ते हैं, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन दो शब्द में टूट गया, और इसका हम समास विग्रह क्या करेंगे, समास विग्रह हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। देखते हैं यथाशक्ति, इसको तोड़ते हैं, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति, ठीक है। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। देते हैं भरपेट, तोड़ते हैं, भरपेट, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पेट भर के, पेट भर
के, पेट भर के हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं हम लोग। देखिए प्रति, प्रति हम लोग का क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। और दिन, दिन क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरा पद हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन। यानी कि बोल रहा है कि पहला पद अव्यय होना चाहिए, तो पहला पद प्रति, यथा और भर हम लोग का पहला पद क्या आ जाए, अव्यय है। ठीक है, तो हम लोग का ये इन सब में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि पहला शब्द हम लोग का अव्यय है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और यही पहला पद ही बोल रहा है कि पहला पद प्रधान भी होता है, तो पहला पद प्रधान है हम लोगों का। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। आजन्म, अनुरूप। आजन्म, आजन्म में अव्यय शब्द लगा हुआ है, उपसर्ग भी है। अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप है तो अनु लगा हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए ऐसे भी शब्द आते हैं, मतलब जैसे हाथों हाथ, धीरे धीरे, बार बार। ठीक है, तो इन शब्द को ध्यान दीजिएगा, बार बार इसे पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ अव्ययी भाव समास समझ लिए होंगे और पहचान भी लेंगे। जिसमें अव्यय शब्द लगा होगा और पहले लगा होगा, तो हम लोग का वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है, और ट्रिक के द्वारा तुरंत हम लोग पहचान लेंगे। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, हम लोग का ट्रिक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उस उपसर्ग जुड़ा हो। देखिए उपसर्ग क्या है, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अनु, भर, हर, ये हमारे उपसर्ग है और ये प्रारंभ में जुड़ते हैं। जुड़ा रहेगा तो तुरंत हम लोग मारेंगे कि अव्ययी भाव समास है। देखिए प्रउपसर्ग, प्रउपसर्ग है प्रति, प्रति, देखिए यहाँ पे ही प्रति उपसर्ग है। यथा, यथा, यथा यहाँ पे है, यथा उपसर्ग है। भर, भर उपसर्ग है, भर, भर, देखिए भर यहाँ उपसर्ग है। देखिए आजन, आजन में आ उपसर्ग है, देखिए यहाँ पे है। अनु, 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 अनु उपसर्ग, देखिए अनु, देखिए यहाँ पे अनु उपसर्ग है। यानी कि यही देखे कि जहाँ उपसर्ग जुड़ा है तुरंत मार देंगे कि अव्ययी भाव समास है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये उपसर्गों को ये जुड़े रहते हैं आगे, और तुरंत हम लोग पहचान लेंगे कि अव्ययी भाव समास है और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे, अव्ययी भाव समास और ट्रिक के द्वारा याद भी रखेंगे। देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहचानने का क्या ट्रिक था, जहाँ विशेषता बताई जाए या तुलना की जाए। ठीक है, और अव्ययी भाव समास के पहचानने का क्या ट्रिक है, जिन शब्दों में प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अनु, भर, हर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास सीख लिए होंगे और तुरंत पहचान भी लेंगे। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं लास्ट नंबर, 5 नंबर हो गया, 6वां नंबर होगा तत्पुरुष समास। आइए आगे देख लेते हैं 6 नंबर तत्पुरुष समास। ठीक है, देखते हैं इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो पूछिए कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है। ठीक है, यानी कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कारक चिन्ह दोनों पदों के बीच लुप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण से। रसोई घर, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, इसका समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा। ठीक है, तो देखिए रसोई घर में के लिए कारक चिन्ह छिपा हुआ है, के लिए कारक चिन्ह रसोई घर में छिपा हुआ है, तो रसोई घर हम लोग का क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए तत्पुरुष समास में 6 भेद इसका देखते हैं, और एक बात ध्यान दीजिए। देखिए कारक के टोटल 8 भेद होते थे, कारक के 8, तो 8 में 2 नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाला, यानी कि पहले नंबर वाला और नीचे वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि कर्ता कारक नहीं है, और लास्ट में जो संबोधन होता है वो नहीं है। सिर्फ यही 6 आते हैं, तो 6 को हमें देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि क्वेश्चन आए तो हमारा इससे बन जाए। पहला देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का में को लगा होता है, को, कारक चिन्ह क्या होगा, को, अगर को कारक चिन्ह लगा हुआ है तो हम लोग का कर्म तत्पुरुष होगा।
देख लेते हैं उदाहरण से। चिड़ी मार, चिड़ी मार यानी कि समास वगैरह क्या होगा इसका, चिड़ी को मारने वाला, यानी कि चिड़ी को मारने वाला को एक शब्द में हम लोग चिड़ी मार कहते हैं। तो देखिए को कारक चिन्ह इसमें छिपा हुआ था, को कारक चिन्ह इसमें छिपा हुआ था, तो चिड़ी मार क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। देखते हैं दूसरे नंबर, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा। ठीक है, देखते हैं उदाहरण से। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त यानी कि विग्रह क्या हो जाएगा इसका हम लोग का, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। देखिए से हम लोग का कारक चिन्ह आया हुआ है, इसमें से कारक चिन्ह आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, मन से चाहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं 3 नंबर, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए, के लिए, के लिए। देखते हैं उदाहरण, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। देखिए के लिए कारक चिन्ह आया हुआ है, के कारक चिन्ह, के लिए कारक चिन्ह। ठीक है, तो प्रयोगशाला में हम लोग का कौन सा समास है, कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे देखते हैं 4 नंबर, आपादान तत्पुरुष समास। आपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है, से कारक चिन्ह होता है और अलगाव होता है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त समास वगैरह क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है, से कारक चिन्ह आया हुआ है, से कारक चिन्ह, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए धनहीन, धनहीन, तो समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से भिन्न, यानी कि अलगाव हो रहा है, यहाँ पे अलगाव दिखाया जा रहा है कि यानी कि धन से हीन है। ठीक है, जैसे यहाँ रोग से मुक्त था, यानी कि अलगाव दिखा दिया जा रहा है कि मतलब रोग से मुक्त है। ठीक है, तो बोल रहा है कि से अलगाव जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो धनहीन में तत्पुरुष समास है, धनहीन में कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं। देखिए से यहाँ पर भी है और से यहाँ पे भी है, तो यहाँ क्या है, यहाँ जब अलगाव आता है तब यहाँ आपादान, आपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कैसे देख लीजिए, यहाँ रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त हो रहा है, यहाँ क्या है, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त हो रहा है, यानी कि यहाँ अलगाव हो रहा है, यानी कि रोग से मुक्त हो रहा है, जबकि यहाँ रोग से ग्रस्त है, रोगग्रस्त है, यानी कि यहाँ अलगाव नहीं है। या देखिए यहाँ धनहीन, धन से हीन, यहाँ अलगाव है, यानी कि जहाँ अलगाव होगा वहाँ क्या हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं 5 नंबर, संबंध तत्पुरुष समास। देख लेते हैं कारक चिन्ह क्या होता है, का के की, का के की हम लोग का ये कारक चिन्ह होता है। उदाहरण देखते हैं, गंगा जल, गंगा जल समास विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल, का हम लोगों का कारक चिन्ह आया हुआ है, का कारक चिन्ह है, यानी कि का कारक चिन्ह बीच में छिपा रहेगा तो कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए आगे देखते हैं, देश रक्षा, देश रक्षा, देश रक्षा का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश की रक्षा, देश की रक्षा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ की यहाँ कारक चिन्ह छिपा होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 6 नंबर, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। उदाहरण देखते हैं, आप बीती, आप बीती, और आप बीती का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आप पर बीती, आप पर बीती। ठीक है, यहाँ तो पर उपसर्ग है, पर उपसर्ग आया हुआ है, पर उपसर्ग आया हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, गृह में प्रवेश, तो गृह में प्रवेश यानी कि में, यहाँ में कारक चिन्ह आ जाएगा, में, तो हम लोग का गृह प्रवेश में कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अधिकरण न हो तो क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट दिया रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर इनका नहीं दिया है तो ये डायरेक्ट इसी को दिया रहेगा, इसका बड़ा रूप कि यह तत्पुरुष समास है, यानी मनचाहा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो हम लोगों का तत्पुरुष समास समाप्त हुआ और इसका पहचान हम लोगों का दूसरा पद प्रधान था और बीच में कारक चिन्ह लगा हुआ था, तो हम लोग उसे तत्पुरुष समास कहते थे। उम्मीद करता हूँ तत्पुरुष समास समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो देख लेते हैं इसे। जहाँ समस्त पद का पहला पद नकारात्मक हो, यानी कि जहाँ पर समस्त पद का, देखिए जहाँ पर समस्त पद का पहला पद नकारात्मक हो, देखिए यानी कि पहला पद हम लोग का नकारात्मक होता है और क्या होता है, वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जहाँ पहला पद नकारात्मक होगा हम लोगों का, तो वहाँ नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। इन शब्दों में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी न के स्थान पर हम लोग का अ अथवा अन का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला हम लोग का उदाहरण है अन्याय। अन्याय, देखिए अन्याय क्या हुआ, पहला जो शब्द है अ यानी कि नकारात्मक शब्द है, और देखिए न के स्थान पर क्या अ शब्द आया है, ये बोल रहा है कि न के स्थान पर अ आएगा या अन प्रयोग होगा, तो हम लोग का क्या हो गया, यानी कि न के स्थान पर अ प्रयोग में लिया गया है, तो अन्याय में कौन सा समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा से। देखिए अनपढ़, अनपढ़ में अन, न पढ़ न के स्थान पर अन आया हुआ है। देखिए अन बोल रहा है कि न के स्थान पर अ या अन आएगा, तो यहाँ पे अन आया है, यानी कि अनपढ़ में नए तत्पुरुष समास है। इसी तरह अपवित्र में न के लिए अ का प्रयोग किया गया है, यानी कि अपवित्र, इसके लिए समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न पवित्र। समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा, न पवित्र, यानी कि यहाँ भी क्या दर्शाया जा रहा है, नकारात्मक दर्शाया जा रहा है, तो हम लोग का नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह असभ्य है, तो उम्मीद करता हूँ नए तत्पुरुष समास को समझ लिए होंगे। यानी कि नए तत्पुरुष समास हम लोग उसे कहेंगे जहाँ हम लोग का नकारात्मक दिखाई जाएगा, यानी कि जहाँ नकारात्मक दिखाए, और नकारात्मक कौन सा, उसके स्थान पर, न के स्थान पर अ अन शुरू में जी ही दिखाई दे, प्रारंभ में न के स्थान पर अ या अन दिखाई देगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। तो तत्पुरुष समास में क्या था, हम लोग का दूसरा पद प्रधान होता था चाहे, और बीच में कारक चिन्ह छिपा हुआ था, तो हम लोग जान जाते हैं तत्पुरुष समास है। ठीक है, यानी कि जैसे चिड़ी मार, रोगग्रस्त, प्रयोगशाला, तो इन सभी में क्या हो रहा है, देखिए कारक चिन्ह छिपा हुआ है, यानी कारक चिन्ह नहीं दिखेगा, हम लोग तत्पुरुष समास लगा देंगे, और नए तत्पुरुष समास में यानी कि पहला पद नकारात्मक होगा और उसके स्थान पर अ अथवा अन का प्रयोग हुआ होगा रहेगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह नए तत्पुरुष समास है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों समास को सीख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का समास समाप्त होता है। ठीक है, और सभी समास को उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे। ठीक है, जय हिंद।